Can you briefly share your organization vision and how monitoring and evaluation play a crucial role in your development experience? 3 विज़न क्या है हमारे, रिजल्ट्स क्या हैं, 3 जीरोज़। फर्स्ट जीरो, नो अनमेट नीड। तो इस तरह के सिस्टम को रोल आउट करने के लिए क्या यूएनएफपीए एनजीओस को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है? उड़ीसा में, राजस्थान में, और मैंने देखा कि आफ्टर सम टाइम उस प्रोजेक्ट से हमारी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आती थी। किसी भी प्रोग्राम के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आई थिंक हर डोनर ये देखना भी चाहता है कि अगर उसने कहीं पर किसी प्रोग्राम इंटरवेंशन में इंगेज हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, तो अल्टीमेटली उसका गोल है कि आफ्टर द प्रोग्राम वो प्रोग्राम रन करे और सस्टेनेबल हो। व्हाट रोल डज स्टेक होल्डर engagement play in your M&E process? स्टेक होल्डर पहले तो देखिए कौन होने चाहिए। एक इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। नमस्ते, आप सभी का पुनः स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम सब बात करते हैं किसी ना किसी विषय पर जो कि डेवलपमेंट सेक्टर का एक ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय होता है। उन विषय को आपके सम्मुख रखने के लिए हमारे बीच में एक्सपर्ट होते हैं और आज का सब्जेक्ट, जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि जो आपके फीडबैक आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उन सब के बेसिस पर जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उनमें से एक आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबके सम्मुख उसको रखने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। मैं उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। उससे पहले मैं आपको एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, जो नए दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट पे देख आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, देखिए, क्योंकि ये आपके छोटे से प्रयास से हम सबको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम जो इस पे काम करती है, जो आपके साथ दिन रात इंटरेक्ट करती है, उनको लगता है कि जिन लोगों के लिए, जिन संस्थाओं के लिए हम, जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, वो शायद इन एप्रिसिएशन से, इस छोटे से आपके लाइक से, सब्सक्रिप्शन से उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ISRN ने 1 साल पहले एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट स्टार्ट किया और पहले हम लोग, क्योंकि ISRN एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमारी सदस्य हैं और उनकी एक अपेक्षा रहती है कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये नेटवर्क ज्वाइन किया है तो नेटवर्क हमारी कैपेसिटी बिल्ड करे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हमें ओरिएंट करे और जो ऐसे मुद्दे हैं उन पर हम चर्चाएं करते रहें। उसके लिए ISRN रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप इस तरह के हम करते हैं। कोविड के समय हमने वेबिनार किए और अभी इस पॉडकास्ट भी उसी की एक कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कड़ी है, जहां पर हम पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने एक्सपर्ट लाते हैं, विषय को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये इसके बेनिफिट्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी रिसेंट एक फीडबैक, आप ही में से एक हमारे साथी हैं जिन्होंने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि सर, ये पॉडकास्ट से हमें फ़ायदा ये होता है कि रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे हमारे आप का वीडियो रहता है और जब भी हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वापस से रिवर्स करके देख लेते हैं। तो ये एक उनके लिए एक तरह से एक एसेट है जो हमेशा वो यूज़ करते हैं। हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जो सब्जेक्ट जो आपको आपके काम में, जो आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं या एडवोकेसी में काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में कहाँ पर आपको हेल्प किया जा सके, उन्हीं में से आज एक बहुत ही, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं या प्रोग्राम प्लानिंग की बात करते हैं तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किसी भी प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए, उसको उस पर निरंतर आपकी नज़र रहे, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक कुछ इंडिकेटर्स क्रिएट करने पड़ते हैं और उन पैरामीटर इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम एक अपना फॉलो अप एक्शन प्लान और उसका जो प्रोग्रेस है, डे टू डे प्रोग्रेस है,
उसको हम कहीं ना कहीं डेटा के माध्यम से कंपाइल करते हैं। और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में बात करूं तो कई तरह के मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है। ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में भी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूज़ होता है। बेसलाइन सर्वे में जैसे प्री प्रोग्राम प्लानिंग के लिए भी हमें डेटा अगर चाहिए, बिना डेटा के तो हम कोई जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो ग्राउंड पे जो एक्सपर्टी जो काम हो रहे हैं या जिस तरह की सिचुएशन है, वो सिचुएशनल एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हाथ में डेटा होगा। और उसके लिए प्री प्रोग्राम इवैल्यूएशंस होते हैं, मॉनिटरिंग होती हैं, सर्वे बेसलाइन सर्वे होते हैं। फिर प्रोग्राम अगर चल रहा है तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम पीरियड में कैसे मॉनिटरिंग हो जिससे कि प्रोग्राम के जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं, वो टाइमली अवेलेबल हों, उनको भी ध्यान में रखकर पूरे प्रोग्राम साइकिल में मॉनिटरिंग का एक प्रोविज़न रखा जाता है। साथ में कोई किसी प्रोग्राम में, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें मिड टर्म इवैल्यूएशन भी होता है। मिड टर्म इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी हमारा प्रोग्राम किस स्टेटस पे है, जो हम पाना चाहते थे, जो हमारे गोल ऑब्जेक्टिव थे, उसमें हमने कितने % अचीव किया है और कहाँ पर गैप्स हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मिड टर्म इवैल्यूएशन में वो करते हैं। सिमिलरली जो एंड टर्म, जैसे प्रोजेक्ट के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उस इम्पैक्ट को सामने लाने के लिए हम एक और सर्वे या इवैल्यूएशन करते हैं जिसके थ्रू हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ये प्रोग्राम चला उसका क्या इम्पैक्ट आया और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। तो ये जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो पूरे प्रोग्राम साइकिल में एक महत्वपूर्ण अंग रखता है। और इस सब को हम सब के बीच में रखने के लिए आज का हमारा टॉपिक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है। और उसकी जो टैगलाइन है वो आप सबके साथ मैं साझा करना चाहूँगा, स्ट्रेंथनिंग इम्पैक्ट, द रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन ड्राइविंग एनजीओ सक्सेस। तो ये सब्जेक्ट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जो आज मेहमान हैं वो, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही अनुभवी मेहमान और बड़े वेल नोन इस सेक्टर के, more than 30 year experience he has, and also he is working with the international organization in last 30 years, and some of the organization I would like to introduce with you, share with you, he is working with PFI, CARE India, and currently he is working with UNFPA. So UN का जो फैमिली प्लानिंग विंग्स है, UNFPA के नाम से जो प्रोग्राम है, उसमें आप काम कर रहे हैं। ही होल्ड्स अ डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुंबई, and has extensive experience of undertaking demographic analysis and research on population and reproductive health issues. He has published many articles in reputed journals. He has been closely working with various ministries on SDG indicators and its monitoring and providing technical inputs to the large-scale data systems such as census, National फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम NHFS के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑल्सो लासी, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे इन इंडिया। सो इस सारे कामों को उन्होंने पिछले अपने प्रोफेशनल कैरियर में किया है और करेंटली ही इज़ वर्किंग विद UNFPA एज अ पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट। प्रोफेशनल M&E एक्सपर्ट आज हमारे बीच में हैं। मैं और देर ना करते हुए उनको आपके सामने लाना चाहूँगा। डॉक्टर संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आप एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आए। आपको हम सब ISRN परिवार की तरफ से और हमारे ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के जो दर्शक हैं उन सब की तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड मैं कोशिश करूँगा कि हमारे साथ जो आज जुड़ने वाले हैं, जिनके बहुत सारे ग्रास रूट NGOs, उनको M&E और उस तरह से उनके सक्सेस में कितना रोल रहेगा M&E का, उसके बारे में हम बात करें। एंड आशा है कि उससे उनको कुछ जानने को मिलेगा और अपने कार्यक्रम को और अच्छे से सुधारने में मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही। तो सर, जैसे कि आपको बताया हमने कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपने हम लोग इनफॉर्मल डिस्कशन में जब बात भी कर रहे थे कि NGO सक्सेस में या किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस में M&E एक बहुत ही क्रूशियल टूल्स है जिसके हेल्प से आप किसी भी प्रोग्राम को उसका एनालिटिकल एनालिसिस के थ्रू आप उसकी सक्सेस को मेज़र कर सकते हैं या उसके इम्पैक्ट को देख सकते हैं।
तो हम विषय पर जाते हैं और पहला सवाल मेरा यही है कि कैन यू ब्रीफली शेयर योर ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड हाउ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्ले क्रूशियल रोल इन योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस? देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन यूएनएफपीए, सबसे पहले तो रोल ऑफ एमएनई के लिए ये है कि यूएन की संस्था, हम आरबीएम प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस एंड पॉलिसी है कि रिजल्ट्स बेस्ड मैनेजमेंट होना चाहिए फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए। फिर हमारा एमएनई हमारे विज़न के साथ काफ़ी अलाइन किया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का विज़न है, जिस पे हमारे टैग लाइन कहता है कि डिलीवरिंग ए वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड। तो अब प्रेगनेंसी इज़ वांटेड है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देयर शुड नॉट बी नो अनमेट नीड। एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ, इसका मतलब नो मैटरनल मोर्टालिटी, एंड यंग पर्सनस पोटेंशियल इज फुलफिल्ड, सो नो हार्मफुल प्रैक्टिसेस अमंग देम, विमेन, गर्ल, यंग पर्सनस। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं? हम उसको कहते हैं 3 ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली एमएनई। आपने विज़न देखा अभी। 3 विज़न क्या है हमारे, रिजल्ट्स क्या हैं? 3 जीरोस। ओके। फर्स्ट जीरो, नो अनमेट नीड, जीरो अनमेट नीड। दूसरा है जीरो मैटरनल मोर्टालिटी, प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है जीरो हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। और हमारी संस्था जो करीब 150 कंट्रीज से ज़्यादा में काम कर रही है, तो हमारा ये विज़न को इस तरह से मॉनिटर करते हैं हायर लेवल पर कि कोई अनमेट नीड नहीं हो। तो आप देख रहे होंगे ना एमएनई को हमारे विज़न से कैसे इसको जोड़ करके अलाइन किया गया है। एंड आई थिंक किसी भी संस्था को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे लोकल लेवल पे काम कर रही है, अपना एक विज़न होता है काम करने का, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे जो भी है, थीमेटिक एरिया। तो आपके विज़न को बहुत ही क्लियर आप रखें, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, एंड उसके साथ इस तरह के रिजल्ट्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। देयर रोल ऑफ एमएनई कम्स। वेरी नाइस। सो ये यूएनएफपीए के जो एमएनई स्ट्रक्चर है, अगर उसको थोड़ा आप जस्ट एक हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको इतने छोटे से प्रोग्राम में एलोबरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएनएफपीए एक डोनर ऑर्गेनाइजेशन भी है, बहुत सारी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश में काम भी कर रहे हैं, तो उसमें किन विषयों को आप ध्यान में रखकर इस एमएनई को प्रमोट करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एमएनई को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में किस तरह से और कितना स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि एमएनई एक बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। और मैंने कई साल से एमएनई काम करते हुए देखा था, कई दशकों पहले, कि एक प्रोजेक्ट बन जाता था, उसके बाद मेरे पास लाया जाता था, अब आप इसमें एमएनई बनाइए। In fact, M&E is a part of from the very beginning of the project development. अब मैं उसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमारी जो संस्था है उसके 5-5 साल के कार्यक्रम बनते हैं एक साथ। ये 10वां कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को बनाने से पहले हम लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिव नीड्स असेसमेंट किया कि हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैटरनल डेथ है, फैमिली प्लानिंग है एंड अदर्स, तो उसमें अभी क्या सिचुएशन है, क्या रूट कॉजेज़ हैं और हमें क्या करना चाहिए। फिर उसको हमने एक थ्योरी ऑफ चेंज में कन्वर्ट किया। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट। साथ ही साथ एमएनई भी चलता रहा उसके। जब थ्योरी ऑफ चेंज डेवलप हो गया तो हम लोगों ने फिर लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया। फिर हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको हम लॉजिकल फ्रेमवर्क, और हम लोग उसको यूएन में आरआरएफ बोलते हैं, रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज फ्रेमवर्क, कि हमारे हर कार्य के लिए कितना पैसा लगेगा 5 साल के लिए और उसके हमारे रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं। और फिर उसमें हम इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं डिफरेंट लेवल पर। मैंने आपको 3 जीरोस बताया, वो हाई लेवल के हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अगर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है तो ट्रेंड लोग हों गवर्नमेंट में, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो, इस तरह के लेवल डिसाइड करके प्रोसेस इंडिकेटर, इनपुट इंडिकेटर्स हम पूरा डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही। तो इस तरह के सिस्टम को रोल आउट करने के लिए क्या यूएनएफपीए एनजीओस को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है? हमारे जितने भी पार्टनर एनजीओस हैं, मैंने खुद जाकर के कई जगह पर उनको ट्रेन किया है। उनके प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एमएनई क्या होगा, और उनका एमएनई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एमएनई से कैसे अलाइन है, वो हमने ट्राई किया था काफ़ी, उड़ीसा में, राजस्थान में।
और मैंने देखा कि आफ्टर सम टाइम उस प्रोजेक्ट से हमारी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आती थी, टाइमली रिपोर्टिंग होती थी, एंड एवरीवन्स वर इन्वॉल्व्ड, और एक बहुत ही स्मूथ चलता था हमारा M&A और साथ ही साथ पार्टनर्स का कैपेसिटी बिल्ड भी होता है, क्योंकि जब वो इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो न सिर्फ वो प्रोग्राम में अडॉप्ट करते हैं बल्कि अपने और भी प्रोग्राम्स में उसका बेनिफिट जाता है, इम्पैक्ट दिखता दो है। चीज़ें होती हैं, एक तो अगर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने M&A सीखा, इट कैन बी यूज फॉर द अदर प्रोजेक्ट, सो दैट इज़ वन पार्ट। एंड दूसरा हम ये कहते हैं कि M&A इज़ नॉट a business of only M&A persons, but everyone should be involved, because अगर आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग, यू शुड ऑल्सो मॉनिटर कि भाई मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वाई ओनली M&A person come and do. So every person in the project is a stakeholder for M&A. So उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात डॉक्टर संजय ने कही कि आप सबको ये समझना चाहिए कि M&A just not a part of the program or during the program. M&A start whenever you write the proposal. So वहाँ से जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को कंसीव करते हैं, वहाँ से लेकर और प्रपोजल राइटिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, देन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, वो पूरा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप M&A के बारे में सोचना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से सोचिए, और जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके साथ में उसके इंडिकेटर्स डिज़ाइन करिए, राइट सर? Exactly. तो अब हम अपने इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही NGO से रिलेटेड सवाल है कि व्हाट आर द फाउंडेशनल स्टेप्स NGO शुड टेक टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग M&A नेटवर्क? जैसा मैंने अभी बताया आपको, जो हिंट भी दिया था कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको आपका प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए कि हम किसको टैकल कर रहे हैं, और उसको टैकल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी है। तो फिर आपको ये मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है या इस स्ट्रेटजी का सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम मेज़र कैसे करें। तो उसकी मेज़र करने के लिए आपको इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिवली वेरीफायल इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडिकेटर, वो बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आप ये बनाने के बाद कई जगह मैंने देखा है कि कई सारे इंडिकेटर होते हैं, तो इतना रिसोर्सेज भी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा जो प्रायोरिटी वाले इंडिकेटर हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल हमारे चीज़ों को एग्जैक्टली मेज़र कर रहे हैं, उनको आप डिसाइड करें और कम नंबर में ही रखें, ज़्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है। फिर ये अगर आपने डिफ़ाइन कर लिया तो उसके पीछे और जो स्टेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल डेटा कैसे कलेक्ट होगा, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, कौन सा टूल बनेगा जिससे हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे, हु विल कलेक्ट द डेटा, ये क्या एक्सटर्नल एजेंसी करेगी या हमारे प्रोग्राम वाले करेंगे। सो ऑल दोज थिंग कम्स इनटू दैट। देन फिर डेटा का स्ट्रक्चर कहाँ होगा, उसकी एनालिसिस कैसे होगी। इंडिकेटर तो हमने बना दिया, लेकिन जब डेटा हमारे पास आएगा तो हाउ डू वी एनालाइज, एंड देन एनालिसिस करने के बाद उसका विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स या ट्रेंड जो भी दिखाना है आपको। एंड अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये ट्रेंड एनालिसिस जो भी मिल गया, M&A में आपने इतना काम किया, तो उसका यूज़ भी होना चाहिए, मतलब फॉर द डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिड कोर्स करेक्शन करना है, यही तो पर्पस है। अदरवाइज ये नहीं कि केवल डेटा कलेक्ट करना, डंप कर देना, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाना, ऐसा नहीं है। आप उसमें एनालिसिस करके देखिए हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या हमें कुछ चेंज करना होगा। और एक चीज़ और है, M&A किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट शुड नॉट बी फिक्स्ड। हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी एडेप्टिबिलिटी रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, और वो उसको एक लर्निंग प्रोसेस बनाएं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चेंज भी करें, क्योंकि ये डायनेमिक वर्ड है। आपने 4 साल पहले कुछ सोचा और आज कुछ दूसरी चीज़ हो रही है, तो आप उस कैसे अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड हम अपने प्लान को चेंज करें। मैं अगर सरल भाषा में इसको लोगों के सामने रखना चाहूँ, इजी वे, कि लाइक एक तरह का ये एग्ज़ाम है, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम एक एग्ज़ाम है। जैसे कोई भी क्लास में जब हम किसी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बीच बीच में हमारे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के थ्रू हमें मालूम चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हमने किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा गेन किया है। तो वो ये सेम फॉर्मूला हम M&A के थ्रू प्रोग्राम में ले जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग या आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, ना कि मॉनिटरिंग जैसा वर्ड जो मॉनिटर एक सुनने में आता है, लगता है कि कोई इंस्पेक्टरी या कोई इस तरह का
मतलब आपको रोकने के लिए नहीं है, या आपका जो ऑपरेशन करने के लिए नहीं है, मतलब उसमें कि लूपहोल्स निकालने के लिए नहीं है। इससे आप अपने प्रोग्राम को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको लेके है। और आपके इस एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर बच्चे का देखना है तो वो टेस्ट में कैसा कर रहा है, ये मॉनिटरिंग है हर महीने। हाँ। और फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आए वो इवैल्यूएशन है। अगर ये पूरे साल अच्छा करता गया तो एग्जाम तो अच्छा होना ही। वेरी नाइस। तो रिजल्ट बेस्ड जो शुरू में आपने आरआर की बात की, 000 की जो बात की, वो यही है कि रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो 99% चांसेस है प्रोग्राम सक्सेस के। वेरी नाइस। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन अलाइन इट्स एमएनई एक्टिविटीज़ विद द मिशन एंड कम्युनिटी नीड्स? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक अपनी कंप्लायंसेस होती हैं, बट कम्युनिटी नीड उससे थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। तो कैसे इन दोनों को अलाइन कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस समय आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम से अलाइन तो एमएनई है, और उस समय आपने कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट भी किया है। तो यू शुड नो कि कम्युनिटी की नीड क्या है और हमें क्या इंटरवेंशन करना है, उसके बेसिस पर आप बना रहे हैं प्रोग्राम। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में एक जो प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है नीड असेसमेंट के टाइम पे। नीड असेसमेंट तो आपको पता है, अगर देखिए ठीक है, भारत में अगर मान लीजिए मैं मातृत्व मृत्यु दर की बात कर रहा हूँ तो ये है, लेकिन मैं तो एक छोटे से एरिया में काम कर रहा हूँ, वहाँ क्या सिचुएशन है, या न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या सिचुएशन है, उसके आप नीड असेसमेंट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे, एमएनई बनाएंगे। अब जहाँ तक आपने कम्युनिटी नीड्स की बात किया था तो उसके बेसिस पर तो आपने कुछ प्रोग्राम बनाया है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको बीच में देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी कितने रिस्पॉन्सिव है, आपके कार्यक्रमों के साथ जुड़ रही है कि नहीं, उनके फीडबैक क्या हैं, या वो कुछ चाहते हैं और आप कुछ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ भी अलाइन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके कई टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का प्रोजेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं कि हेल्थ सिस्टम में क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं या नहीं, क्लाइंट इंटरव्यूज करते हैं, एग्जिट क्लाइंट इंटरव्यूज करते हैं, कई जगह मिस्ट्री क्लाइंट का एक टूल यूज करते हैं, इंटरव्यू करते हैं कि मिस्ट्री क्लाइंट को भेज के देखें वो क्वालिटी क्या हो रही है। इसी तरह कम्युनिटी के साथ मिल करके पार्टिसिपेटरी वे में, भाई कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं तो उनका पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनके फीडबैक लेकर के आपको अडेप्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को। इसमें एक बात मुझे ध्यान आई कि जो आपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करी, तो कुछ हम लोग जब गांव में नीड असेसमेंट या किसी भी एरिया में, अर्बन एरिया में भी अगर नीड असेसमेंट करते हैं तो पहले एक पीआरए एक्सरसाइज होती थी, अब पीएलए हो गया उसका एडवांस वर्जन। तो ये भी क्या पार्ट ऑफ एमएनई ही कहेंगे इसको? दिस इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ पार्ट ऑफ द एमएनई, बिकॉज अगर आप कम्युनिटी का असेसमेंट करते हैं और बीच बीच में कम्युनिटी के फीडबैक को लेते हैं तो आपको ये क्वालिटेटिव जो पीआरए हैं, पीएलए हैं, रैपिड रूरल असेसमेंट है, उनका आपको सहारा लेना पड़ेगा। एंड दिस इज नथिंग बट इसमें आपको फोकस ग्रुप डिस्कशंस है, कई टूल्स आते हैं इसके अंदर में। और सबसे अच्छी बात है कि ये कम्युनिटी में ही किए जाते हैं, मतलब सिर्फ जो प्रोग्राम के लोग हैं वो सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं, और पूरा मैपिंग जो है, प्लानिंग जो है या उस पर डिस्कशन है वो कम्युनिटी ही ओन करती है। कम्युनिटी ओन करती है। और उसमें जैसे वेन डायग्राम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिटी अगर नहीं बता पाती है तो उसको वेन और चपाती डायग्राम के छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और यू कैन एसेस एंड यू गेट योर डेटा। बहुत अच्छी बात कही। ये जो मैंने 2-3 छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, उसका फुल फॉर्म भी मैं आपकी, वैसे आप जानते ही होंगे, लेकिन पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, पीएलए पार्टिसिपेटरी लर्निंग असेसमेंट टूल्स है, और एक डॉक्टर साहब ने जो आरआरए की बात की, रैपिड रूरल अप्रेजल या असेसमेंट का, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो प्रॉब्लम ट्री बनाना है या नीड असेसमेंट है, या जो डायग्राम के थ्रू जो आपने जैसे कोट किया, चपाती डायग्राम का एक कॉन्टेक्स्ट लिया, वो ये सब चीज़ें आप सब अपने प्रोग्राम में यूज़ करते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं करते हैं तो ये करना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हम जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम प्री
प्रोग्राम हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें नीड असेसमेंट भी होता है, और अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ हम अपने इंडिकेटर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और कम्युनिटी क्योंकि शुरू से ही इन्वॉल्व होती है तो उसकी ओनरशिप भी उतनी ही आती है, और आपको मालूम है कि हर प्रोग्राम की सक्सेस कम्युनिटी ओनरशिप पे ही डिपेंड करती है। अदरवाइज़ वो प्रोग्राम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है और आया और गया राम की तरह चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एनजीओ फेस इन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एमएनई सिस्टम शेयर्ड बाय यू, एज जैसे आपने बताया वो, एंड हाउ हैव यू ओवरकम देम? एक जनरलाइज वे में अगर देखा जाए तो कुछ बहुत ही मेजर चैलेंज हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने कई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और उनकी मदद भी की है एमएनई सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। एक पहला होता है कि एक रिसोर्सेज एट टाइम की एक कमी होती है, तो उसके लिए इस चैलेंज को दूर करने के लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करें तो आप उस समय एमएनई के लिए अलग से बजट का प्रोविज़न जरूर करें। ये नहीं कि एमएनई आफ्टर थॉट है और ठीक है हमारा प्रोजेक्ट आ गया तो हम एमएनई, उसके लिए भी आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उसका बहुत ही इनोवेटिव तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल का प्रोजेक्ट है, अगर आपने एक एमएनई एक्सपर्ट को रखा तो शायद बहुत कॉस्टली होगा वो 2 साल तक उनको तनख्वाह देना, लेकिन अगर आपने कुछ रिसोर्सेज रखे हैं तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं आपके बिगनिंग में आपके प्रोग्राम के साथ आपके एमएनई स्ट्रक्चर को बना के दे देंगे और आपके स्टाफ की कैपेसिटी बिल्ड कर देंगे। आप अपना मॉनिटर करते रहिए, तो कम रिसोर्सेज में भी आप उसको कर सकते हैं, बट हाँ आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग द प्रोग्राम स्टाफ, उनको एमएनई समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल उनके सिंपल शब्दों में कि अगर आपने जा कर के किसी परिवार को प्रेरित किया किसी चीज़ के लिए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये एमएनई है, और रिजल्ट को हम मेजर कैसे करेंगे, ये एमएनई है, और कोई बाहर का नहीं आएगा। आपने किया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने इसकी यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया, अगर आप इसको मेजर कर लें तो आपको पता चल जाएगा दिस इज एमएनई फॉर यू। राइट। तो इस तरह से वो, सो दीज आर द बिग चैलेंजेस। कैपेसिटी गैप है, रिसोर्सेज हैं, बट उसको हम दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने जब आप बता रहे थे कि हर प्रोग्राम के अंदर एमएनई का एक बजट होना चाहिए, तो मुझे ध्यान आया कि बहुत सारे मैंने एनजीओस पार्टनर को देखा है जो हर एक एक्टिविटीज़ के लिए पैसा रखते हैं बजट बनाते समय, बजटिंग करते समय, लेकिन एमएनई का भूल जाते हैं। और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया, आगे से इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि जब भी बजट बनाइए उसमें एमएनई का एक फंड जरूर, एक हिस्सा, एक कंपोनेंट की तरह उसे रखिए, क्योंकि ये दोनों के लिए ज़रूरी है। आजकल तो वैसे सर मैंने देखा है, जनरली ट्रेंड है कि आप जब प्रपोजल बनाते हैं तो डोनर ही खुद आपको कहता है कि एमएनई फ्रेमवर्क भी आप उसमें रखो, रिस्क असेस मैनेजमेंट का भी आप रखो, थ्योरी ऑफ चेंज भी रखो, लॉजिकल फ्रेमवर्क भी रखो, और उन सब के लिए आपको वो प्रोविज़न भी देते हैं बजट में कि आप उसके लिए पैसा प्लान करो। और आजकल जितने भी डोनर हैं, हाँ, वो अगर आपको किसी तरह से फंड कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आपको फंड कर रहे हैं, वो उसका रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। तो वो रिजल्ट्स जो आपको दिखाना है, तो रिजल्ट्स मेजरमेंट के लिए आपको तो प्रोविज़न रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बात जो कही, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो भी मैं कहूँगा कि है कि अगर जैसे सर ने सजेस्ट किया कि आप एक कोई एक्सपर्ट हायर कर लो और एमएनई का उससे आप फ्रेमवर्क बना लो और उसके बेसिस पर आप एमआईएस डिज़ाइन करके वो आपको दे देंगे और आप रेगुलर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सर ने भी जो हाईलाइट किया कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क जरूर आप एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके बनाओ, लेकिन अपने लोगों को उनके साथ जरूर इन्वॉल्व करो। ऐसा ना हो, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखने में आया है सर कि एक कंसल्टेंट लोग इंगेज करके काम तो करा लेते हैं, बट उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती और बाद में फॉलोअप भी नहीं हो पाता, इसलिए कि वो कंसल्टेंट चला गया तो फिर वो फॉलोअप भी बंद हो गया। तो जब भी आप इस तरह के आउटसोर्स रिसोर्स करें तो सोर्सिंग में आप ध्यान रखें कि आपके लोग जरूर इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो अगर साइमल्टेनियसली आपके उनके एक्सपर्ट के साथ काम कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी भी बिल्ड हो रही है और हो सकता है
कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आउटसोर्स ना करना पड़े, इन हाउस ही आपके पास एक एक्सपर्ट हो जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आया इस डिस्कशन से। एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर, कैन यू हाईलाइट एनी सक्सेसफुल M&E इनिशिएटिव दैट हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड योर प्रोजेक्ट्स? मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग किया है। जैसे मैं अगर आज से करीब 17-18 साल पहले केयर में जब मैं M&E कर रहा था, तो उसमें भी काफ़ी नए नए इनोवेशंस किए थे और हमने कई उससे उसके फ़ायदे भी देखे थे। बट अभी रिसेंट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक ऐसे केस स्टडी कि M&E में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसका मैंने एक बहुत ही सक्सेसफुल यूज़ किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साल पहले। और उसमें हमने क्या किया कि जो डेटा कैप्चरिंग होती है, जो टूल्स बनता है, उसको हम ऐसे मोबाइल डिवाइस पे करें ताकि जैसे ही वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाए मोबाइल में, वो अपने आप सिंक होकर के हमारे सर्वर में चला आता है। फिर सर्वर में हमारे डेटाबेस होते हैं, चाहे वो एक्सेल हो चाहे गूगल शीट हो, दीज आर ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर गूगल अकाउंट है आपके पास तो गूगल शीट मिलेगी आपको, तो गूगल फॉर्म भी मिलेगा। तो आप गूगल फॉर्म थ्रू मोबाइल आप डेटा को कलेक्ट करें, सेंटर सर्वर में आ गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है। उसके बाद गूगल शीट में इतने प्रोविजंस हैं कि आप उसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, और ऑटोमेटेड डैशबोर्ड, इवन एक्सेल में कर सकते हो आप उसको। थोड़ा सा एक्सपर्ट केक चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए कि आपको क्या ग्राफ्स चाहिए, और वो आप डैशबोर्ड बना लीजिए। फिर ऑटोमेटेड होने के बाद जैसे ही फील्ड से डेटा आएगा, ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, ट्रेंड्स विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। किसी को कोई दोबारा ग्राफ या नहीं बनाना है। और फिर गूगल ने एक और बहुत ही अच्छा फ्री निकाला है जिसको हम कहते हैं गूगल साइट्स, जिससे एक वेबसाइट बन सकती है फ्री में। और आप उन ग्राफ्स को हम लोगों ने रख दिया था, और इनफैक्ट मैंने एक वेबसाइट ही बना दिया था, उसका नाम दिया माई M&E। ओके। और उसमें डैशबोर्ड्स थे, उसमें रिसोर्सेज थे, लाइक ए वेबसाइट फ्री का। और एनीवन हु वांट्स टू नो व्हाट इज इवैल्यूएशन मैनुअल क्या होता है, ये मेथोडोलॉजी क्या होती है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो रिसोर्सेज भी हैं और डैशबोर्ड भी दिख रहा है। और लोगों की देखिए उसमें भागीदारिता ऐसी हुई थी कि लोग डेटा कलेक्ट करते थे, तो उसमें मैसेज आता था आपका डेटा कलेक्ट हो गया। तो वो कहते थे मेरा डेटा तो हो गया बट कहाँ गया, मुझे दिखना तो चाहिए। तो हमने उसको ओपन कर दिया कि देखो डेटाबेस में आपका डेटा दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि डेटा तो डैशबोर्ड तो बनता है, लेकिन हम भी तो इसकी एनालिसिस करें, हम भी तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, वो फीचर दिया गया। तो कई लोगों ने उसको डाउनलोड किया और फिर उसकी फर्दर एनालिसिस की और उसको गवर्नमेंट के साथ ले आके गए, देखिए हमारे स्थिति में ये डेटा ये कह रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो आजकल के टेक्नोलॉजी हैं उसका यूज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो स्पेशली जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आपको जस्ट एक छोटा सा एफर्ट्स करना है और आप नंबर ऑफ टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनके थ्रू काम कर सकते हैं, जिनमें से कुछ आपने डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि गूगल फॉर्म है, गूगल सीट है, गूगल वेब पेज साइट्स हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ हैं। और इवन आजकल बहुत सारे पार्टनर्स जो डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं फील्ड से, तो वो बहुत सारे टूल जो ये सॉफ्टवेयर हैं, फ्री है। हाँ, वो सब फ्री हैं। और उनमें एक सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपने जो भी क्वेश्चनर आपका है आपने अपलोड कर दिया, तो उसमें लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस का भी उसमें फैसिलिटीज़ है। प्लस एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा एक बार आपका, जैसे आपने कहा कि डेटा ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है फीडिंग के लिए, ऑटोमेटिकली मतलब आपका सर्वेयर ही जा रहा है और डेटा डायरेक्ट टैबलेट में डाल रहा है और वो फिर सर्वर से आ रहा है डेटा। तो डेटा लॉस होने के भी जो चांसेस रहते थे वो भी कम हो गए हैं। तो मिनिमम एरर पे आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी है टेक्निक्स। सर एक और इम्पॉर्टेंट है, जब हम इतने डेप्थ में जाके बात कर रहे हैं तो ये भी एक जानना चाहिए कि व्हाट टूल्स और मेथोलॉजी डू यू यूज़ फॉर M&E? देयर आर मैनी टूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो हमारा एक जो लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, ये सबसे बड़ा टूल है। तो आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क, और हम उसको रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज फ्रेमवर्क कहते हैं। सेकेंड इज, उसमें आपके जो इंडिकेटर है बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइंड होने चाहिए और कोई वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक इंडिकेटर हो। देन उस इंडिकेटर को
कलेक्ट करने के लिए आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड टूल हो यस डेटा कलेक्शन के, उसकी पीरियोडिसिटी को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डेटा हम मंथली कलेक्ट करें या फोर्टनाइटली कलेक्ट करें या 3 महीने में करें। तो एक पीरियड डिसाइड कीजिए। फिर जो टूल मैंने अभी टेक्नोलॉजी बताया था, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूज दीज टूल्स to get information from the field and analyze it. And then again it's very important that M&A should be used as a tool for decision making. Yes. नहीं तो फिर उसका फिर पर्पस थोड़ा डिफीट हो जाता है। एक लाइन में अगर जस्ट ये लॉजिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी ऑफ चेंज, इसको जस्ट डिफाइन कर दीजिए। जो लोग पहली बार, शायद कुछ लोगों की ये नॉमेनक्लेचर हो तो उनको एक जस्ट आइडिया मिल जाए। बाकी आप इसको पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए, हम आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट जस्ट इन अ लाइन सर प्लीज एक्सप्लेन। काफ़ी रिसोर्सेज हैं, कोई पढ़ सकता है, आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। बट जस्ट टू नो, जैसे हम थ्योरी ऑफ चेंज कहते हैं, तो थ्योरी ऑफ चेंज करने से पहले हम एक प्रॉब्लम टी एनालिसिस करते हैं कि अगर हमारा ये प्रॉब्लम है जिसके लिए हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो वी गेट इनटू अ काइंड ऑफ ए ट्री कि उसका रूट कॉज क्या है और हमको क्या क्या चीज़ एड्रेस करना पड़ेगा, तो हम जाकर के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक आपका नीड असेसमेंट एंड प्रॉब्लम टी एनालिसिस किया, और टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं उसको हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर दिया अगर, तो वो हमारा क्या कहते हैं, वो थ्योरी ऑफ चेंज बन जाता है। यानी कि जो रूट कॉजेज था उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। तो थ्योरी ऑफ चेंज ये बताता है कि अगर हम इफ वी डू दिस देन दिस विल हैपन। तो इफ एंड देन का लॉजिक चलता है उसमें। इफ आई ट्रेन्ड दे विल प्रोवाइड गुड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल। इफ आई मेक कम्युनिटी अवेयर दे विल अवेल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। सो इफ एंड देन का वो एक लॉजिकल, ये बहुत अच्छा टूल्स आपने बताया, इफ एंड देन। सो जब भी आप थ्योरी ऑफ चेंज बनाइए इस लॉजिक के साथ बनाइए, इफ और देन, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएंगे एंड अकॉर्डिंगली उसका हम जो आंसर भी हम ला पाएंगे। फिर इसी थ्योरी ऑफ चेंज में या फिर जो लॉजिकल फ्रेमवर्क बनता है कि हम ये करेंगे, हमारे ये इनपुट होंगे, फिर उसमें एजम्पशंस भी आते हैं कि मतलब हम इन चीज़ों को एज्यूम करके चल रहे हैं, और अगर ये एजम्पशंस में कुछ गड़बड़ हुआ तो शायद हम अपने रिजल्ट्स को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उन एजम्पशंस को भी बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर एक रिस्क्स भी निकालते हैं कि अगर ये हम काम कर रहे हैं तो रिस्क क्या होगा और उसको हाउ डू वी मिटिगेट। तो ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक वो है, अगर आप रिसोर्सेज में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से लोगों को पता चल जाएगा। बट एक ये थ्योरी ऑफ चेंज का ये कॉन्सेप्ट है which gets converted into logical framework, और हमारा जो रिजल्ट्स मैट्रिक्स बन जाता है at different levels। राइट। तो ये जो रिजल्ट मैट्रिक्स है एक तरह का हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम्स को डिफाइन करता है। उसमें अनेक लेवल के इंडिकेटर होते हैं। जो हाईएस्ट लेवल का आउटकम इंडिकेटर है तो वो क्या है और उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं। फिर हमारे आउटपुट लेवल पर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट मीन्स सर्विसेज या प्रोडक्ट, जिससे कि हमारा आउटकम आएगा, तो उसमें क्या इंडिकेटर हैं। फिर उनको करने के लिए आप प्रोसेसेस क्या करेंगे, वो प्रोसेस इंडिकेटर भी आते हैं। इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग, इतने नंबर ऑफ आईईसी कैंपेन, इतने नंबर ऑफ 1-to-1 कॉन्टैक्ट, कई चीज़ें हो सकती हैं, उसके इंडिकेटर बनते हैं। फिर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं कि क्या ये हो रहा है। इफ दिस इज हैपनिंग देन आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड इफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड then outcome will be produced। तो वो लॉजिकल लिंक हो जाता है। वेरी नाइस। सो जब हम इतना डेप्थ में जा रहे हैं और ये टूल्स एंड टेक्निक्स को समझ रहे हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन भी हमेशा उठता है जब भी कोई रिपोर्ट आती है, या कि हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन। मतलब हमेशा एक तो सैम्पल्स पे क्वेश्चन उठता है कि how you select the samples, and secondly how much your data is accurate। so ये दो चीज़ों को कैसे डिफाइन किया जा सकता है और इसको कम से कम इसमें मतलब लेस एक्यूरेसी हो, मैक्सिमम एक्यूरेसी को की तरफ हो, ऐसा कैसे इंश्योर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये डेटा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इज़ बोथ इम्पॉर्टेंट फॉर इवैल्यूएशन एज वेल एज फॉर मॉनिटरिंग। अगर आप मॉनिटरिंग डेटा भी कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी और उसकी क्वालिटी पे तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। लेट मी कम फर्स्ट ऑन द इवैल्यूएशन। तो अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो जिस ढंग से आपने सैंपल सेलेक्ट किया, यू से इट शुड बी रैंडम, और
अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरी। Yes. ऐसा नहीं है कि कन्वीनियंस है आपने जाकर के 4 लोगों से बात करके आपने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। सो एक मेथडोलॉजिकल इश्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ रिगर, एंड कल होकर के अगर आप वो रिजल्ट्स बता रहे हैं तो आप डिफेंड कर सकते हैं कि मेरी मेथडोलॉजी इतनी सॉलिड है। सो दैट इज़ वन पार्ट। Secondly, we also do is that we do lot of statistical analysis. ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया है, बट वी रन सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डिज़ाइन बनाते हैं। मगर एक आपको एग्जांपल दूं कि मेरे इंटरवेंशन से क्या जो चेंज आया है वो मेरे इंटरवेंशन से आया है, उसको अगर मुझे मेजर करना है तो हम एक केस कंट्रोल टाइप का लेते हैं। तो हम उसमें बेसलाइन करते हैं, फिर एंड लाइन करते हैं। तो हमारे पास बेसलाइन केस में भी कंट्रोल में भी होता है, यानी कंट्रोल वो एरिया जहाँ हमने काम नहीं किया है, वो अपने आप उसमें चेंज आया, और एक हमने जानबूझ के चेंज लाया। फिर दोनों को कंपेयर करके फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जैसे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, कि इन दोनों में अंतर जो आया वो अगर आया है तो हमारे प्रोजेक्ट से। तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। मैं खास करके जो ग्रास रूट एनजीओज हैं उनसे ये नहीं दबाव डाल रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करें, उसके लिए एक्सपर्ट हैं, बट आपको अवेयर होना चाहिए कि कई तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन है, जिससे कि आप अच्छी तरह से आप रिलायबल डेटा और रिलायबल एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं। एक और दूसरा चीज़ होता है कि हमें कई बार डेटा का ट्रायंगुलेशन करना चाहिए। कई डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ गए, तो आर दे मैचिंग? अगर कोई ये कह रहा है, कुछ ग्रुप दूसरा कह रहा है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? तो ये ट्रायंगुलेट करके भी आप देख सकते हैं कि हमारी डेटा क्वालिटी में क्या है। एंड ऑफ कोर्स आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड रिगरस मॉनिटरिंग होगा जब डेटा कलेक्ट हो रहा है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। इवन जो डेटा कलेक्टर हैं, जो सर्वेयर हैं, या जिनको हम इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं, इन सब की जो आपने बात कही, लास्ट पॉइंट मेंशन किया, ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत जगह मैंने देखा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कम्युनिकेशन अगर उसका प्रॉपर नहीं है या लैंग्वेज लोकल में नहीं वो समझता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो या तो पूछ नहीं पाएगा या कैप्चर नहीं कर पाएगा। दोनों में ड्रॉबैक देखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत अवेयर होना चाहिए, सो दैट एवरी एंड ईच डेटा ही आरसी कैन कलेक्ट। सो ये बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बेसिक एक स्ट्रक्चर को जो एमएनई का है वो रखा है। इवैल्यूएशन पे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि जनरली एमएनई मतलब जब हम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक साथ बात करते हैं तो जनरली दीज आर द टू वर्ड्स। एमएनई अलग, मॉनिटरिंग अलग है और इवैल्यूएशन अलग है। सो इवैल्यूएशन को जो उसके कंपोनेंट हैं, स्पेशली जिसमें इफ़ेक्टिवनेस की बात बहुत होती है, इम्पैक्ट की बात होती है, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जिसको हम करते हैं, जिसमें आपने अभी जैसे मॉनिटरिंग में मिड टर्म इवैल्यूएशन की बात की या पोस्ट प्रोग्राम सोशल इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की बात हुई। आजकल बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ हो रही हैं, इवैल्यूएशन हो रहे हैं, उनमें कैसे इसका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन को कैसे देखना चाहिए और हाउ दे कैन यूज़ इन द प्रोग्राम? देखिए, हम लोग आपने बिल्कुल सही कहा, एमएनई को एक साथ जोड़ देते हैं, बट ये दोनों ही डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। मॉनिटरिंग इज डिफरेंट दैन इवैल्यूएशन इज डिफरेंट, एंड कौन मॉनिटरिंग करता है और कौन इवैल्यूएशन करता है, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। जो हमारे प्रोजेक्ट के लोग हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अगर आपने अच्छी तरह से इवैल्यूएशन कर भी लिया तो पीपल विल नॉट बिलीव कि नहीं आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट शुड बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज। अब जो इवैल्यूएशन है उसकी, जो मैंने पहले भी बताया था, उसकी जो मेथडोलॉजी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए स्टार्टिंग में ही सोचना पड़ेगा क्या हमें बेसलाइन लाना है अभी, फिर मिड टर्म करना है या एंड इवैल्यूएशन करना है, क्या मेरे इंटरवेंशन एरिया में ही होगा या मेरे कंट्रोल एरिया में भी होगा, अगर मैं अपना एट्रीब्यूशन दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो इवैल्यूएशन करती हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। और जब हम इवैल्यूएशन की जो प्लान बनाते हैं तो उसमें आजकल बहुत ही वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। कई चीज़ें देखते हैं
कि आपने जो प्रोजेक्ट किया था उसको हम एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोजेक्ट था, कितना रेलिवेंट था, यस, जिस चीज़ पे आपने किया। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेलिवेंस, सेकंड क्राइटेरिया इज इफेक्टिवनेस। Yes. आपने इफेक्टिवनेस का मतलब ये आपने जो सोचा था कि मुझे ये प्राप्त करना है, आप क्या कर पाए। राइट, एक और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वो होता है एफिशिएंसी। वो कई लोग नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि अगर आपने जितना खर्च करके जो अचीव किया, इज इट द वैल्यू फॉर मनी। सो जिसको हम लोग फाइनेंशियल एंड फिजिकल वायबिलिटी कहते हैं, वायबिलिटी, सो वो इफिशियंसी है, एफिशिएंसी। तो ये क्राइटेरिया है। इसी तरह से एक और क्राइटेरिया होता है सस्टेनेबिलिटी। आपने तो कर दिया, इवैल्यूएशन विल सी कि आपके चले जाने के बाद ये इंटरवेंशन कितना सस्टेन करेगा। राइट। तो इवैल्यूएशन में ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत आने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक असेसमेंट टूल्स है, जिसके थ्रू जो अल्टीमेट गोल है, जो लास्ट वर्ड डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी, किसी भी प्रोग्राम के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आई थिंक हर डोनर ये देखना भी चाहता है कि अगर उसने कहीं पर किसी प्रोग्राम इंटरवेंशन में इंगेज हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, तो अल्टीमेटली उसका गोल है कि आफ्टर द प्रोग्राम वो प्रोग्राम रन करे और सस्टेनेबल हो। तो ये एक अच्छा सेगमेंट जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था, जिसमें हम डिटेल में स्ट्रक्चर पे बात करते हैं सब्जेक्ट पे, वो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमएनई की एक अंडरस्टैंडिंग तो बनी होगी। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इतने छोटे से डिस्कशन में आप पूरा एमएनई नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, आपको सीखने के लिए ये एक जस्ट स्पार्क है। और एक अंडरस्टैंडिंग अगर बनी है तो डिटेल में आप उसको जाइए, पढ़िए और देखिए। अब और कुछ हम ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट कवर करने के लिए हम इसमें अपने पॉडकास्ट में एक सेगमेंट है, रैपिड रिस्पांस राउंड, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस लें और उसका क्विक आंसर एक्सपर्ट की तरफ से आए। तो उसमें रैपिड आंसर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट रोल डज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्ले इन योर एमएनई प्रोसेस? स्टेक होल्डर पहले तो देखिए कौन होने चाहिए। एक इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर आपके खुद के स्टाफ हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको समझ में आनी चाहिए कि क्या मुझे मॉनिटरिंग करना है और क्या रिजल्ट्स प्राप्त करना है। एक्सटर्नल आपके डोनर हैं, वो आपको जो रिजल्ट उन्होंने कहा था प्रोड्यूस करने के लिए आप कर पाए कि नहीं, और वो आप एमएनई के ही थ्रू बता पाएंगे उनको, आपके कहने से नहीं होगा, आपका हार्डकोर डेटा दिखाना पड़ेगा। फिर एक और आपके स्टेक होल्डर हैं, आपकी कम्युनिटी को आप साथ लेके चल रहे हैं, उसकी नीड्स, उसकी फीडबैक को लेकर के चल रहे हैं। तो आई थिंक और उसको आप मेज़र कर रहे हैं। तो एमएनई हैज़ ए रियली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू कंडक्ट इवैल्यूएशन एंड व्हाट ट्रिगर्स देम? ये डिपेंड करता है कि हाउ ऑफन। अगर इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो नॉर्मली आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, तो आप स्टार्ट से पहले बेसलाइन कर लीजिए। राइट। उसके बाद अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है, जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 5 साल के बाद इवैल्यूएशन होगा, तो नॉर्मली 2.5-3 साल में एक मिड टर्म इवैल्यूएशन भी होता है, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम किधर जा रहे हैं। या अगर प्रोजेक्ट ही केवल 2 साल का है तो शायद मिड टर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दीजिए ठीक से मॉनिटरिंग करने का, रिसोर्सेज उस पर वेस्ट ना करके आप एक अच्छा इवैल्यूएशन डिज़ाइन बना के 2 साल के बाद कर लीजिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द ड्यूरेशन, कि आप कब किस चीज़ को कितने समय के बाद क्या करना चाहिए। राइट। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ की डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाई एमएनई फाइंडिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन? स्पेसिफिक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो अब मैं बहुत ही पुराने एक ऑर्गेनाइजेशन का देता हूँ। हम लोग एक सेक्टर पर काम करते थे, राइट। और हम लोगों ने ये देखा कि हम ग्रास रूट के नीचे जाकर के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये मैं केयर की बात बता रहा हूँ। और उस ट्रेनिंग का कोई डॉक्टर साहब केयर की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने भी केयर में काम किया। मेरा हालांकि बहुत एक छोटा पीरियड था केयर में, और डॉक्टर संजय कुमार उस समय रीजनल मैनेजर थे राजस्थान केयर में, और मैं उनके साथ काम करता था। और जो ये सेक्टर अलाइनमेंट का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, मुझे याद आया, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ,
कि आपसे इंस्पायर होके मैंने अपने एरिया में भी एक सेक्टर अलाइनमेंट एक्सपेरिमेंट किया था, जो शायद उनको नहीं मालूम था, लेकिन हमने वो बहुत सक्सेसफुली किया था। और जब हमारी चर्चा हुई दिल्ली में, हम मिले, तो मैंने उनको बताया। सर प्लीज़। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग अपने रिजल्ट्स को लाने के लिए ग्रास रूट वर्कर आंगनवाड़ी को ट्रेन करते रहते थे, लेकिन मेरे मॉनिटरिंग सिस्टम जब मैं फील्ड में घूमता था तो मैंने देखा कि वो हमारी इतनी ट्रेनिंग हुई, इतने हमने खर्च किए, लेकिन वो इफेक्टिवली वो चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर एजुकेशन एंड ऑल। तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, एक सेक्टर स्ट्रेंथिंग, सेक्टर अलाइनमेंट, सो हेल्थ एंड आईसीडी सेक्टर को साथ किया। फिर हमने सेक्टर स्ट्रेंथिंग की बात की। हम सेक्टर पे एक्सपर्ट्स लेके जाते थे, वहाँ वो लोग आ रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी देखिए क्या होता है। एक बार अगर आप ट्रेनिंग दे दें तो एक बार से काम नहीं चलता, आपको रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रेगुलर मेंटरिंग करना पड़ेगा। तो हर महीने उनके साथ एंगेज होते थे, तब उनके इफ़ेक्टिव लगा। और आपने जैसे बताया कि आपने अपने एरिया में किया था, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि ये जिस एक्सपेरिमेंट को मैंने 21 ब्लॉक में किया था, उसको मुझे 747 ब्लॉक के लिए सेक्टर स्ट्रेंथिंग करने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ा था। क्या बात So है। this was a kind of impact of the impact evaluation. of evaluation, monitoring, and my understanding, collecting data from field and seeing what is happening. Very So nice. that was the वेरी नाइस। सो एक और जल्दी से क्विक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज योर प्रेफर्ड मेथड फॉर प्रेजेंटिंग एमएनई फाइंडिंग्स टू डोनर एंड कम्युनिटीज? it's best in terms of infographics and dashboard. वाह, आप रिपोर्ट मत लिखिए लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, आपने अगर 2 या 3 ग्राफ और कुछ इन्फोग्राफिक्स बना करके 2 पेज में ही करके दे दिया कि हमने क्या किया और क्या निकला है, मोस्ट इफेक्टिव। शॉर्ट एंड ब्रीफ। शॉर्ट एंड ब्रीफ। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन इस रैपिड रिस्पॉन्स राउंड का, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्मॉल एनजीओ स्टार्टिंग देयर एमएनई जर्नी? देखिए, जितने भी स्मॉल एनजीओज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो एमएनई नहीं कर रहे हैं, या तो उनकी एमएनई होगी, हो सकता है शायद उसको रोबस्ट करने की आवश्यकता होगी। Yes. तो लेट अस टेक सिंपल स्टेप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि आपके विजन से आपका एमएनई सिस्टम अलाइन है या नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा विजन ये है, मेरा रिजल्ट ये है, तो मेरा एमएनई सिस्टम उस रिजल्ट को मेजर कर रहा है कि नहीं। तो पहले तो एक डायग्नोस्टिक कीजिए, थोड़ा छोटा स्टेप लीजिए। उसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपने उसको अलाइन कीजिए। अगर अलाइन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको फर्दर स्ट्रेंथन कीजिए, इंडिकेटर को रिफाइन कीजिए, या अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा लॉजिकल फ्रेमवर्क और रिसोर्स मैट्रिक्स को डेवलप कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वेरी नाइस। सो हमारा सेकंड जो इसमें सेगमेंट है वो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। थर्ड जो लास्ट सेगमेंट है, जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर संजय कुमार की, हम जब ये टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करना है, तो हम लोग जो हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारे डेटा में जिनके आईडीज़ हैं, उनको हम मेल करते हैं कि इस बार का पॉडकास्ट हम इस टॉपिक पे करने जा रहे हैं, लाइक दिस एमएनई पे। तो उनसे हम अपील करते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस भेजिए अगर आपके हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं या रेलेवेंस क्वेश्चन हैं, उनको हम अपने एक्सपर्ट से पूछने के लिए रखते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से इस बार थोड़े क्वेश्चंस कम भी आए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने ये सेशन प्लान किया, बट फिर भी जो आए बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। उनमें से 3 क्वेश्चंस जो यहाँ पे रखे गए हैं, उनको पूछने के लिए मेरी टीम यहाँ पर है, जो वो उनके रिप्रेजेंटेशन में जो ये क्वेश्चंस पूछती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार की एक सर्वोदय ऑर्गेनाइजेशन है, चीफ फंक्शनरीज हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। Hello sir, I would like to know that how can NGOs incorporate community feedback in their M&E framework to ensure inclusivity and relevance? सो देखिए, हमने अभी चर्चा किया था कम्युनिटी नीड्स का देखने के लिए आपके, और उसकी हमने कई टूल्स भी आपको बताए थे। जैसे एक तो पार्टिसिपेटिव अप्रेजल टूल था, और अगर आप हेल्थ सिस्टम की कर रहे हैं तो क्लाइंट इंटरव्यूज़ है, एग्जिट इंटरव्यूज़ हैं। तो कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कम्युनिटी में क्या आप हाउस होल्ड्स का ले रहे हैं, या ओपिनियन लीडर का ले रहे हैं, या आपने बेनिफिशरीज़ का ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि एक रैपिड असेसमेंट टाइप का एक क्वेश्चनर डिज़ाइन किया था। जस्ट 2 या 3 पेज का क्वेश्चनर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ करके 1-2 लोगों से नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा सैम्पलिंग में
फिर उनका डेटा लेकर के एनालिसिस करके देखते थे कम्युनिटी का क्या व्यू पॉइंट है, क्या हमारे सर्विसेज को ले पा रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं. सो देर आर टूल्स, चाहे रैपिड असेसमेंट करें, चाहे पार्टिसिपेटरी वे में आप उनके फीडबैक को लें, एंड देन यू टेक डिसीजन, सिट बैक एंड देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और कम्युनिटी को क्या चाहिए. आर दे अलाइंड? तो एक और क्वेश्चन है जो कि दिल्ली से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूछा है. Hello sir, Namaste. My question to you is what is one common misconception about M&E? सबसे पहला दो मिसकंसेप्शन मैं बताता हूँ. एक तो M एंड E को एक साथ जोड़ के देख लिया जाता है, जबकि ये दो बिल्कुल ही दो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनके स्टेक होल्डर डिफरेंट हैं. दूसरी बात ये है कि मैंने प्रोजेक्ट में देखा है M&E का मतलब ये होता है somebody will come and monitor, M&E expert will do that. तो ये एक मिथ है. एक्चुअली M&E M जो है मॉनिटरिंग, इट शुड बी डन बाय द प्रोजेक्ट स्टाफ. यस, It's not the duty of the M&E person. M&E person can analyze the data, but you have to collect the data, you have to monitor, you have to take decision on that. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन. बहुत अच्छी बात नहीं कही. तो आप मॉनिटरिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इसको ऐसा अगर कहें, जो कि प्रोग्राम स्टार्टिंग से एंड तक जो भी प्रोग्राम फंक्शनरीज हैं, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू. एंड सेकेंडली जो इवैल्यूएशन है वो हम प्री एंड आफ्टर प्रोग्राम कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी. लास्ट क्वेश्चन है जो जिसको पूछने के लिए मैं अपने कलीग आशीष को इनवाइट करूंगा, और ये क्वेश्चन है झारखंड से, जो कि विकास भारती ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने पूछा है. Hello, sir. Good morning. I would like to ask this question that how can NGOs utilize shared data and the resources to enhance the effectiveness of the monitoring and evaluation framework? हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक तरह से अगर आप एक लर्निंग प्रोसेस को अगर आप देख के चले कि और आपके जैसे दूसरी संस्थाएं हैं उनसे कोलैबोरेट करें कि आपके इस तरह के प्रोग्राम में वो कैसा कर रहे हैं, तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाइए, बिकॉज M&E इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लर्निंग. दूसरा कोलैबोरेशन आपके खुद के इंटरनल स्टाफ का, हर लेवल के स्टाफ का कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि आपके मॉनिटरिंग को बड़े इफेक्टिव से आप उसको चला सकते हैं. एंड देर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल, और कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कि M&E पर गाइड करती हैं, और मुझे लगता है ISRN कैन ऑल्सो हेल्प विथ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, simple resources, simple examples, which will help the grassroots NGOs and organization to strengthen their M&E system. वेरी नाइस. इसमें इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, हालांकि वो आपने कवर कर लिया है, लेकिन जनरली जब हम डेटा की बात करते हैं तो लोग डेटा प्राइवेसी एंड डेटा, क्योंकि डेटा शेयरिंग की एक बात जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी और उसके जो ओवरऑल जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, कहीं लूज ना हो, उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब पर्टिकुलरली फॉर इवैल्यूएशंस जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इथिकल कंसिडरेशंस. आजकल के किसी भी रिसर्च में या इवैल्यूएशन में हमें प्रायर एक जो IRBs होते हैं कई इंस्टीट्यूशंस के, इथिकल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, उनसे हमें अपने टूल्स को, पर्पस को दिखा करके ये परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इथिकली हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट से या नहीं. और अगर वो सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट कि यू हैव सेफ गार्डेड योरसेल्फ, कि आपने इथिकल क्लियरेंसेस लिया. सो दैट इज वन पार्ट. अगर छोटे, लेकिन ये क्या सभी तरह की स्टडीज में ये एप्लीकेबल है? अब जो बड़ी बड़ी स्टडीज होती हैं और जिसका कि आगे चल करके पब्लिकेशन जर्नल्स में होंगे, अनदर थिंग, तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इथिकल क्लियरेंस लिया था क्या. अब आप छोटी स्टडीज़ क्या आप लेके आइए, वहाँ पर भी इथिकल गाइडलाइंस इम्पॉर्टेंट हैं. और उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने डेटा कलेक्शन शुरू किया तो उसको करने से पहले आप पर्पस बताइए इसका कि हम आपसे क्या बात करने वाले हैं और किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं. और ये प्योरली वॉलेंट्री है. अगर आप एग्री करते हैं तब आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो उनसे परमिशन लेना है, कंसेंट लेना है. यस. हम लोग कई बार अपने एडोलसेंट के बीच में भी सर्वे करते थे, तो हमें 2 लेवल पर कंसेंट एंड एसेंट लेना पड़ता था. फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स से पहले पूछेंगे क्योंकि वो नाबालिग हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं लाइफ स्किल्स के बारे में, तो पहले पेरेंट्स को एग्री करना पड़ेगा. पेरेंट्स ने एग्री कर दिया तो बहुत अच्छी बात है. उसके बाद फिर वो जो जिससे हम बेनिफिशरी से जिससे हम बात कर रहे हैं उनका भी एसेंट चाहिए कि आप
एग्री कर रहे हैं। लास्ट चीज़ ये है कि आपने, ठीक है हमने एग्री कर लिया, बात करेंगे, लेकिन अनदर इथिकल कंसिडरेशन ये है कि एनी टाइम इन द सर्वे इन बिटवीन, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मना कर सकते हैं, और अधूरा इंटरव्यू छोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकिन ये जो राइट है उसका, वो उसको बताना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, कि जो आपने अच्छी बात कही कि उसको ये, अगर वो इससे अवेयर है कि हम किस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है या किस क्वेश्चन का नहीं देना है, ये उसका राइट है, तो हमें ये उसको ज़रूर बता के रखना पहले से है, बता के रखना है, जिससे कि उसको ये ना लगे कि ये हमें पोक कर रहे हैं पूछने के लिए, और या बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो यू आर फ्री टू गिव द आंसर। हाँ, यस। एंड दिस इज द एथिकल कंसिडरेशन। या तो बिगनिंग में आप हाँ या ना कहते हैं, या बीच में भी आप ना कह सकते हैं। तो ये चीज़, और एक चीज़ और इससे जुड़ी है जो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए, कि जो डेटा शेयरिंग है, मतलब जो आपने कहा, एक तो बड़े स्टडी के लिए परमिशन लेना वो एक चीज़ है, लेकिन बेनिफिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि जब हम सर्वे करते हैं तो हम ये बेनिफिशरीज को कॉन्फिडेंस में नहीं रखते कि परमिशन तो ले लेते हैं, बट ये नहीं बताते कि ये तुम्हारा डेटा हम शेयर भी करेंगे बाय नेम, या तुम्हारा हम डिस्क्लोज करेंगे आइडेंटिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं सर्वे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सब्जेक्ट एक चीज़ है और सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बेनिफिशरीज दूसरी चीज़ है, तो दोनों की जो प्राइवेसी है वो कहीं ब्रीच ना हो, इसको ध्यान में रखें। हाँ, तो जो आपने बताया डेटा शेयरिंग की बात है, अगर वो इथिकल में ही, अगर मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम इकट्ठा करके इसके एनालिसिस करेंगे, उसमें आपका नाम नहीं आएगा कहीं पर भी। मतलब हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये आपने कहा था, ये इन्होंने कहा था, हम वो डिसएग्री, वो मतलब ये कोई बता नहीं सकता है कि आपके व्यू क्या थे, ये एक एग्रीगेटेड व्यू रहेगा हमारा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा शेयरिंग के समय में इसको हम एनोनिमस कर देते हैं, कि ये नहीं कि ये वाला चीज़ इन्होंने कहा था, उनके नाम से इन्होंने कहा था, इसलिए ये डेटा हमारा नहीं, दोनों में लिंक नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े सर्वे डेटा भी जो आजकल हम उपलब्ध है हमारे नेट पर, उस पर भी जो हाउस होल्ड नंबर्स हैं सब एनोनिमस हो जाते हैं, हमें पता नहीं, हम रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन कई बार मैंने इसलिए कोट किया डॉक्टर साहब कि कई स्टडी में, टेस्टिमोनियल्स में, कई मैंने देखा है लोग उसको वैलिडेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोटो के साथ, नाम डिजिग्नेशन के साथ उसका कमेंट्स डाल देते हैं। इथिकल नहीं है। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखें, इसलिए मैंने कहा कि आप इस पे जरूर बताइए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए क्वालिटेटिव स्टडीज में कोई, किसी ने एक अच्छा कोट दिया, उसको मुझे अपने रिपोर्ट में लिखना है, तो हम अगर उसके नाम से नहीं लिखेंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे और लिख देंगे कि ये किसी मतलब नाम चेंज कर दिया गया है, ताकि कोई रिलेट ना कर सके कि इस कोट को किसने कहा था। और फोटो देना अनलेस अनटिल आपने परमिशन लिया है, तो फोटो देना तो बिल्कुल ही बिना परमिशन के अनएथिकल है ये। तो बहुत अच्छी बात ये है, और इस तरह के कई सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको हमें एमएनई के अंदर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इनको दो पार्ट पे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जैसे पूरा थ्योरी दोनों की अलग है, वैसे ही प्रोसेस भी अलग है। तो जब भी आप ये करने की शुरुआत करते हैं तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि उसके लीगल कंप्लायंसेस क्या हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उसके माध्यम से हमें कौन से काम करने हैं और कैसे करने हैं, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होना है और कैसे होना है, ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा एमएनई सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। और ना सिर्फ इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल इमेज जो है वो तभी बनती है जब आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होता है। और रिसोर्स कहाँ से आता है? जो आप ये सब एक्सरसाइज करके जनरेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का सब्जेक्ट था ये आपके लिए रेलेवेंट था, आपने इसको सीखा, समझा, और डॉक्टर संजय कुमार ने बहुत ही अच्छे से आपको बहुत डिटेल में जाकर टेक्निकली हर एक एस्पेक्ट को टच किया है और उनके बारे में हमें इनलाइटन करने में हेल्प की है। लेकिन इसकी डिटेल में आप पढ़िए, और आपको लगता है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ कोर्स मटेरियल चाहिए, कुछ और आपको रेफरेंसेस चाहिए, तो आप हमें लिखिए। मैं डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपना कोई कॉमन मेल आईडी शेयर कर सकें तो हम लोग उसको बॉक्स में डालेंगे। आप उनको भी सीधे लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, उनसे कभी कोई प्रॉब्लम है जो आपको डिस्कस करनी है, तो यू कैन राइट हिम।
आप उन्हें लिखेंगे तो वो आंसर भी करेंगे, और हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे चीज़ों पे हम जितना ज़्यादा डिस्कशन करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में जो ये कंपोनेंट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके साथ हमें आगे बढ़ना है जिससे कि हम पीछे ना रह जाएं। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप सब की तरफ से डॉक्टर संजय कुमार का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप आज अपना समय आपने दिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। इतने शॉर्ट नोटिस में आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज के एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट से आप जुड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, और कुछ ISRN के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 2-3 डेज़ के जो हम रेजिडेंशियल करते हैं, उनमें भी हम आपसे चाहेंगे कि आप आइए और एनजीओ जो फंक्शनरीज़ हैं उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड में हमारी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। इम्पॉर्टेंट है हमारे मोटिवेशन के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।